सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यासों की श्रृंखला में जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र भाग 4। आइए सुनते हैं। प्रमोद, मेरी अवस्था देखते तो हो। तुमसे छिपाऊंगी क्या? ये गर्भ इसी आदमी का है। कहकर ऐसे ठंडे निर्दय भाव से उन्होंने मुझे देखा कि उस निगाह को न संभाल कर मैंने अपना मुंह तकिए में छिपा लिया। तुमको लाज आती है? लाज की बात ही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस आदमी को अब मुझसे विरक्ति हो रही है और अपने परिवार की याद आ रही है। जब सब कुछ छोड़कर मुझे साथ ले चलने को उतावला था, तब भी मैं जानती थी कि थोड़े दिनों बाद इसे लौटकर अपने परिवार के बीच आना ही होगा। जानती थी कि इसी अवश्य अनुरक्ति में एक दिन प्रबल विरक्ति का भाव फूटेगा। जानती थी मैं, इसीलिए मैं उसे साथ ले आई। वो बेरुखी का भाव अब शुरू हो गया है। उसे अब चले जाना चाहिए। परिवार वहां अकेला है और वो मुझे नहीं झेल सकता। मेरी कोशिश है कि वो मुझसे उकता जाए। अपनी अवस्था में जानती हूँ, पेट में बालक है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी स्वार्थ की बात सोचना ठीक नहीं। मैं उसे उसके परिवार को लौटा कर ही मानूंगी। अब समय आ गया है। उसे इस बात की अकल आ जाएगी। अब उसका मोह भी टूट गया है। वो जान गया है कि मैं उसकी सर्वस्व नहीं हूँ। मैं बस एक बदजात व्यभिचारिणी स्त्री हूँ। तकिए में मुंह दबाए मैं सब सुन रहा था। इतनी वेदना मैंने शायद ही कभी पाई हो। मेरा मन भीतर ही भीतर महसूस कर रह जाता था। मुझसे कुछ भी मुझसे कुछ भी फल न मिलता था। कोई हल न मिलता था। एक आंसू तक भी उठकर आंखों में ना आ सका। तकलीफ इतनी ज्यादा थी। मैं कहती हूँ, महीने 2 महीने के भीतर ये आदमी यहाँ से चल देगा रे, और मेरे पास एक भी पैसा नहीं छोड़ेगा। वो जानता है कि पैसे की दुनिया है, इसीलिए 700-800 रुपए जो हाथ बचेगा वो 8 दिन काम ही आएगा। वो ये भी जानता है कि एक ख्वाहिशा औरत जी चाहे जैसी जी लेगी, पैसा उसके पास छोड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं सब जानती हूँ रे, जानती हूँ। इसी से फिक्र नहीं करना चाहती। पर फिर इस पेट के बालक का क्या होगा? ये कहने के साथ उन्होंने एक लंबी सांस ली, जिससे मेरा मन एक साथ कांप कर भीग गया। क्या होगा? भगवान ही जानता है रे क्या होगा। मुझे इस भगवान के सिवा कोई दूसरा आश्रय नहीं। पर भगवान अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। मुझे उसके अलावा आसरा क्यों चाहिए? इसके बाद देर तक चुप्पी रही। मैं वैसे ही तकिए में मुंह दबाए औंधा पड़ा रहा। बुआ फिर बोली, प्रमोद, इसी से कहती हूँ कि जब तक पास है, तब तक वो पुरुष अन्य नहीं है। मेरा सब कुछ है। उसकी सेवा में मैं त्रुटि नहीं कर सकती। पतिव्रत धर्म यही तो कहता है। इसके बाद वो बहुत देर तक कुछ न बोली। चुप सुन, मानो सब कुछ ठहर गया। सब कुछ पत्थर हो गया। नीरवता ऐसी हुई कि हमारे सांस ही हमारे हाय हाय शोर करते हुए जान पड़ने लगे। ऐसे कितना समय बीता, दुर्वाह हो गया। तब उस बर्फीली चट्टान सी जमी हुई चुप्पी को तोड़कर बुआ ने कहा, प्रमोद, तुम सोए तो नहीं? और मैं जाने क्या क्या बकती रही, कही अनकही, जाने क्या क्या। दुनिया में एक तुम ही तो हो जिससे दुराव छिपाव नहीं होता। अच्छा, अब तुम आराम करो। मैं जरा पड़ोस के बालक को देखा हूं। मैं पड़ा ही रहा, भूली नहीं, बोला नहीं, और बुआ चली गई। मैं वहां सो नहीं सका। मेरा मन घबराने लगा। जो कहानी सुनी उसे कैसे लूं, कैसे झेलूं? मन से संभाली नहीं जाती। इलाज यही था कि मैं उससे बचकर चला जाऊं अपनी उसी दुनिया में जहां वस्तुओं का मान बंधा है, कोई झमेला नहीं, जहां रास्ता बना बनाया है, खुद खोजने की जरूरत नहीं, जिज्ञासा जहां शांत है, प्रश्न अवज्ञा का द्योतक। मैं बुआ मैं बुआ का क्या कहूँ? उनकी इस कोठरी में अपना क्या कहूँ? यहाँ सब कुछ उलट पुलट मालूम होता है। पति गृह को छोड़कर या गंदे व्यभिचार में रहने वाली नारी पत्नी धर्म की बात करती है। उसको सुनता हुआ एक पढ़ा लिखा, मुझ जैसा समझदार युवक उस नारी को लांछित नहीं करता, बल्कि उसके प्रति और खिंच कर रह जाता है। ओह, सब कुछ बड़ा असह्य है। ये गलत है, एकदम गलत। मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। बुआ घर नहीं चलेंगी। देख लिया, मैं उन्हें घर नहीं ले जा सकता हूँ। मैं उन्हें उनकी राह से क्या एक पग भी इधर उधर कर सकूंगा?
मुझे नहीं मालूम, मैं शायद कुछ ना कर सकूंगा। वो मुझे कुछ नहीं करने देगी। उसकी 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 मति उलट गई है। वो नहीं सुधरना चाहती, तो मैं उन्हें क्यों सुधारूं? और तो और मुझे इसी में शंका होने लगी कि सुधार की जरूरत उनमें है कि मुझ में है। ये शंका असह्य थी। मैं बीए में पढ़ने वाला युवक उच्च विचारों में रहता था, उच्चता की तरफ देखता था। मैं अपने महत्व से भरा था, उस महत्व से जो इधर उधर जिसे निचाई समझता हूँ वहां भी कुछ सच्चाई है ये नहीं जानना चाहता, जानकर उसे सहना नहीं चाहता। मुझको बड़ा बनना था, सो बनना था। मैं लेटे लेटे सहसा उठा, अपने नीचे बिछे हुए कपड़ों को एक एक कर उठाया और तह करके चिंत कर रख दिया। सोचने लगा, इस कमरे की व्यवस्था को संपूर्ण बनाने के लिए क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ या नहीं? पर ऐसा कोई काम न सूझा। कमरे की सब चीजें ठीक अपनी अपनी जगह थी। साफ कमरे को एक बार और भी अपनी ओर से झाड़ू देकर साफ कर जाऊं। सोचा इसमें कुछ हर्ज नहीं। जूता पहनकर और उसके तस्मे बांधकर बुहारी ले मैं यही काम करने लगा। बिल्कुल चुपचाप वहां से चले जाने का साहस नहीं था। जी की कृतज्ञता तो कुछ व्यय हो, नहीं तो बहुत भारी मालूम होती थी। लेकिन झाड़ू देकर झुक ना पाया था कि बुआ आ पहुंची। मैं बहुत लज्जित हो गया और जल्दी से झाड़ू हाथ से अलग कर ऐसे खड़ा हो गया जैसे मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, गलती से अभियुक्त के कटघरे में खड़ा हूँ। प्रमोद, ये तुझे क्या सूझा रे? क्या अभी चले जाओगे? सोए नहीं? हाँ बुआ, अब जाना चाहिए। जाना तो चाहिए, पर कमरे में ऐसा कूड़ा तो बहुत नहीं मालूम होता कि बुहारी की जरूरत हो। और क्यों भाई, अब क्यों जाना चाहिए? घर पर माँ ने बुलाया है। मैंने कहा था ना कि ब्याह की बातचीत है, सो जाना है। ब्याह की बातचीत? मैंने कहा तो था। अच्छा, मैंने सुना ना होगा। तो ब्याह की बातचीत चल रही है? तेरे ब्याह में तो मैं शरीक भी होना चाहती थी। चाहती थी कि क्या माने? जरूर आओगी तुम। उन्होंने लज्जित वाणी में कहा। हाँ रे, जरूर। मैंने कर्म जो ऐसे किए हैं। बातचीत पक्की हो गई। मेरे बिना पक्की कैसे हो जाएगी बुआ? और मैं भी ब्याह नहीं करूंगा। और उन्होंने बात आगे न बढ़ने दी। कहा, कब जाएगा? अभी गाड़ी जाती है? इस बात का उत्तर न देकर मैंने पूछा, बुआ, तुम सच में ब्याह में भी ना आओगी? कैसे आऊंगी रे? कैसे क्या होता है? आने की तरह से आओगी। मैं समाज की बिल्कुल परवाह नहीं करता बुआ। तुम परवाह ना करो तो चल सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं परवाह ना करूं। मैं समाज को तोड़ना नहीं चाहती। समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे, किसके भीतर बिगड़ेंगे। इसलिए मैं इतना साहस कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगल कामना में खुद ही टूटती रहूं। क्या कभी सोचा था कि तुम्हारा ब्याह होगा और मैं अलग मन महसूस कर रह जाऊंगी? लेकिन चलो, जो होना है वो हुआ। मैं इस बातचीत के बीच में कपड़ों के चिने हुए ढेर पर ही आ बैठा। मैंने वहीं से कहा, तो मुझे भी तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है, यही भाव है ना? बुआ ने अकुंठित भाव से कहा, हाँ, ठीक है। लेकिन जरूरत से तो जो काम होते हैं उनकी मर्यादाओं को लांघ कर कभी बिल्कुल गैर जरूरी बातें भी हो जाती है। तुम्हारा आना भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन फिर भी कोई जरूरत उसको नहीं रोक सकी और तुम यहाँ आ ही गए। मैंने बीच बात काट कर कहा, और अब बिल्कुल नहीं आऊंगा। नहीं आना चाहिए। मैं तो तुमको अपनी ओर से यही समझाने वाली थी। जो समाज में है, समाज की प्रतिष्ठा कायम रखने का जिम्मा भी उन पर है। ये उनका कर्तव्य है। हाँ, उन्हीं को जीवन के साथ नए प्रयोग करने की छूट हो सकती है। प्रमोद, ये बात तो ठीक है कि सत्य को सदा नए प्रयोग की अपेक्षा है, लेकिन उन प्रयोग में उन्हीं को पढ़ना और डालना चाहिए जिनकी जान की अधिक सामाजिक दर ना रह गई हो। मैं अंडर ग्रेजुएट उनकी बात कुछ भी न समझ सका। आज वे बातें मुझे याद आती हैं और मुझे निश्चय हो गया कि सचमुच जो शास्त्र नहीं मिलता वो ज्ञान आत्मव्यथा से मिल जाता है। नहीं तो इतने गंभीर जीवन तथ्य को इस स्वाभाविकता से वश में करने और व्यक्त करने के बुआ के अधिकार का और क्या भेद हो सकता है? मैंने उस समय कहा था, बुआ, मैं अब नहीं आऊंगा। मैं सहायता का मन लेकर आया था, देखता हूँ कोई सहायता नहीं लेता। बस, अब मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि वो कहने योग्य हीन बुद्धि मेरी किस भांति हो गई थी। इसके जवाब में बुआ ने जो कहा वो मुझे खूब याद आता है। उन्होंने कहा था, प्रमोद, सहायता की भूखी नहीं हूं क्या? तुझसे ही सहायता न लूंगी तो किससे लूंगी? लेकिन सहायता का हाथ देकर क्या मुझे यहाँ से उठाकर ऊंचे वर्ग में जा बिठाने की इच्छा है?
मुझे माफ कर दो भाई, वैसी मेरी अभिलाषा नहीं। सहायता मुझे इसलिए चाहिए कि मेरा मन पक्का होता रहे कि कोई मुझे कुचले तो भी मैं कुचली न जाऊं, और इतनी जीवित रहूं कि उसके पाप के बोझ को भी ले लूं और सबको माफ कर सकूं। प्रतिष्ठा मुझे क्यों चाहिए? मुझे तो जो मिलता है उसी के भीतर सांत्वना पाने की शक्ति चाहिए। उस समय तो मैं उनके शब्दों को नहीं समझा था, लेकिन आज नहीं समझा था। इसलिए मैंने जवाब में धीरे से कहा, मैं जाऊं बुआ? उन्होंने कहा, हाँ जाओ, जाना हो तो जाओ और सुखी रहो। जाते जाते मैंने मन को बहुत कड़ा करके कहा, कुछ जरूरत हो तो लिखना बुआ। बुआ ने हंसकर कहा, हाँ लिखूंगी। मैं खड़ा हो गया, कोट बाहों में डाल, हैट हाथ में था। इस भांति चलने को उद्यत मैं उनके सामने खड़ा हुआ अपने को भयंकर असमंजस्य में मैं अनुभव कर रहा था। झुक कर उनके पैर छूं, हाँ जरूर छूने चाहिए, पर मुझसे कुछ बन नहीं पड़ रहा था। उस समय मैंने मानो देर हो रही इस भाव से कलाई में बंधी घड़ी को सामने देखा और जरा माथा झुकाकर कहा, अच्छा बुआ, प्रणाम। कहते ही मुड़कर चल दिया। बुआ ने कहा, सुखी रहो भैया। लेकिन उस आशीर्वाद का स्नेह और कंपन कानों की राह प्राप्त करके मेरी गति और तीव्र हो गई। मानो रुका कहीं कि जाने कौन मुझे पकड़ लेगा। तेज कदम बढ़ाता हुआ बाहर आया और सीधी स्टेशन की राह पकड़ी। बाहर वो कोयले की दुकान दिखी, जहां वो आदमी तराजू की डंडी पर हाथ रखे ग्राहक को कोयला तोल रहा था। इस भय से कि वो मुझे देख न ले, झपट कर नीचे आंख की और मैं तेजी से चला गया, चलता ही गया। घर पर माँ ने पूछा, कहाँ रह गए थे? सतीश कहता था कि तुम तो एक रोज उससे पहले कॉलेज से चल दिए थे। मैंने कहा, बुआ खोजता हुआ गया था, उस नगर में रहती है। जैसे किसी ने उन्हें डंक मारा हो। कौन? कौन? बुआ, मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। क्या? माँ, वो क्या यहाँ नहीं आ सकती? माँ ने जोर से कहा, सुन प्रमोद, तेरी कोई बुआ नहीं है। मेरे सामने अब उसका नाम न लेना। लेकिन सुनती हो अम्मा, मैंने कहा, मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ। माँ ने जोर से कहा, तू जो चाहे कर, पर खबरदार जो मुझसे उसकी बात कही, कुल बोरन कहीं की। बुआ के नाम पर माँ के भीतर जो कष्ट था उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वो कष्ट ही उनके शब्दों में प्रकट हुआ था, लेकिन तब मैं ये नहीं समझ सका था। उसी बात को लेकर माँ से मन में कुछ दूरी बनाकर बैठ गया था। ये कहना अनावश्यक है कि विवाह का जो प्रस्ताव उस समय उठाया गया उसे मैं स्वीकार न कर सका। माँ नाराज हो गई, लेकिन मैंने देख लिया कि दुनिया में मैं अकेला हूँ और किसी का नहीं हूँ। नाते रिश्ते सब झमेले हैं। जिंदगी बहती चली गई। बीए का इम्तिहान नजदीक था और मैं पोजीशन लाना चाहता था। बुआ की याद को मन में गहरे बैठाने से बचना चाहता था, पर क्या फायदा। फिर भी वह याद गहरे में थी। उसके कारण इस दुनिया का बहुत कुछ व्यर्थ और निकम्मा मालूम होता था। सुख, नीरस जान पड़ना और दुख का सार। मन की महत्वाकांक्षा कुछ अपने में बुझती सी थी। आपसी स्पर्धा जिससे जिंदगी में तेजी आती है, हल्की और उपहास से मालूम होती थी। पर मैं मन की इस हालत में पतवार छोड़ अपने को बहने देना नहीं चाहता था। वह क्या हुआ होगा? क्यों जी? वो आदमी चला गया होगा क्या? फिर क्या हुआ होगा? ओह, कुछ भी हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ? मन में एक गांठ सी बढ़ती जाती थी। वो न खुलती थी, न घुलती, बल्कि कुछ करो वह और उलझती, कसती ही जाती थी। जी होता था कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं क्यों, सब गड़बड़ है। सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन गलत है, सारा चक्कर ही गलत है। इसमें तर्क नहीं, संगति नहीं, कुछ नहीं। इससे जरूर कुछ होगा, जरूर कुछ करना होगा। पर क्या? क्या? कोई बात पकड़े न पकड़ती। मन घुट घुट कर रह जाता। इसी में अपने साथियों से मेरा मिलना जुलना बहुत कम हो गया। वो मुझे चिढ़ाने लगे थे, पर उनका चिढ़ाना मुझे छूता भी न था। ये ख्याल तो चेतना में बंधा था ना, बिखरा नहीं था कि इम्तिहान होना है, उसमें नामवरी के साथ पास होना है और आगे बढ़ना है। जीवन की सामाजिकता को निभाने की और मन की चिंता मंद हो गई थी। वो प्रवृत्ति ही सूख गई थी। कम, बिल्कुल मिलने जुलने से, बिल्कुल न मिलने जुलने से। किसी तरह कोई कमी जीवन में होती है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मालूम ही ना होता कि कुछ करने योग्य मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसी ही मन की अवस्था एक रोज कॉलेज से उठकर रेल पकड़ मैं उस नगर के स्टेशन पर जा उतरा। पर कहाँ रखी थी वहां वह कोयले की दुकान। उस कोठरी में कोई और जन आ बसे थे। पूछा, ताछा,
पर ठीक-ठीक कुछ पता न चला। उस आदमी के बारे में मालूम हुआ कि वो काफ़ी दिन से यहाँ से उठ गया है। अपनी औरत को मार-पीट कर छोड़कर भाग गया है। पर उस औरत का फिर क्या हुआ, ये पूरी तरह किसी को मालूम न था। हाँ, मर जाने के बाद भी वो 1 डेढ़ महीना तो यहाँ थी, ये खबर मिली। कपड़े सीती थी और काम चलाती थी। बड़ी भली औरत थी। दुख दर्द में ढांढस बंधाती थी। बच्चों को घर बैठकर पढ़ाया करती। उसके छोटे-मोटे काम तैयार रहते थे। छोटे-मोटे काम करने को तैयार रहती थी। पर फिर कहाँ गई, पता नहीं चला। अधिक खोज खबर लगाने पर पता चला कि उसको पूरे दिन थे। उसे इसकी चिंता भी थी। कभी-कभी अस्पताल जाने की बात करती थी। मैंने अस्पताल में जाकर छानबीन की। मिशन के अस्पताल में 5 महीने हुए एक मीनाल नाम की स्त्री आई थी। उसकी यहाँ लड़की हुई। होने के चौथे रोज उस लड़की की माता निकली। वो जनरल वार्ड में थी। नर्सों को ज्यादा याद नहीं। 15 दिन में लड़की की चेचक ठीक हो गई होगी, क्योंकि उस रोज से माँ बेटी का नाम रजिस्टर में नहीं है। कहाँ गई? मेरे इस प्रश्न पर अस्पताल की बड़ी मेम मुझे देखती हुई रह गई। बोली, क्या आप सचमुच समझते हैं कि इस सवाल का जवाब हम दे पाएंगे? मैंने कहा, हाँ, हो भी सकता है, शायद। वो बोली, मुझे आप पर आश्चर्य है। मैंने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बच्चे को मिशन में तो नहीं देना चाहा? बोली, हाँ, याद आया। कौन सा महीना था? सितंबर। हाँ, ठीक ठीक वही केस होगा। क्या उम्र थी? 24-25। रंग साफ? हाँ, साफ था। ठीक 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 वही केस है। एक्चुअली वो हमसे कुछ काम भी मांगती थी। नर्स बनने को तैयार थी। अंग्रेजी भी जानती थी ना। अच्छी लड़की थी, मुझे याद है। हमने कहा, बच्चा मिशन को दे दो और तुम ईसा मसीह को मान लो। यहाँ रह सकती हो और काम भी सीख जाओगी। उसने नहीं माना। हिंदुओं में यही तो है। वो तुम्हारी कौन है उसको समझाना? यीशु खुदा का नबी है और दुनिया को सच्ची राह बताने वाला है। उस पर ईमान लाना चाहिए, समझे? उसको समझाना ये बात। मैंने स्थिरता से पूछा, फिर क्या हुआ? वो कहीं नहीं रही, चली गई। हाँ, यहाँ से चली गई क्योंकि इसके आगे शायद आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। मेरी परीक्षा के दिन निकट थे। मैं ज्यादा दिन वहां नहीं दे सका और चला आया। अब तो मैं पढ़ रहा था। मुझको ये बात बहुत विचित्र मालूम होती थी कि छुटपन में भी जिन बुआ के मैं इतने पास था, उन्हीं को अब खोज कर नहीं पा सकता हूँ। वही जो मुझे इतना दुलार करती थी, अब शायद मुझसे बचती है। मैं सोचता, वो दुनिया में क्या इस दुनिया में क्या-क्या हमने खड़ा कर लिया, क्या-क्या कर लिया, क्या फटने के लिए है, क्या आपस में एकजुट रहने के लिए कुछ नहीं है। मेरी विवाह संबंधी बातें फिर चल पड़ी। इस बार का रिश्ता माँ बहुत अच्छा समझती थी। बहुत अच्छे कुल की लड़की थी, धन संपदा से भरपूर। लड़की भी उतनी ही सुंदर और सुशील। देर थी कि मैं एक बार यहाँ पहुंचकर कन्या को देख लूं और बात पक्की हो जाए। मैं इसे बहुत दिनों से टालता आया था। मुझे जाने क्यों अपने बारे में बहुत संकोच होता था। अपने में ही शंकित बना रहता था। किसी तरह अपनी बड़ाई भीतर से उभर कर आती ही न थी। प्रशंसक मेरे भी थे, लेकिन अपनी प्रशंसा का कारण मुझे खुद में नहीं मिलता था। इसके विपरीत अपने में जो मुझे मिलता, उससे मैं कुछ ज्यादा ही निराश हो जाता था। लेकिन इस बार मुझे वहां जाना ही पड़ा और संयोग की बात है, उन्हीं डॉक्टर साहब के घर बुआ से भेंट हो गई। देखता क्या हूँ, डॉक्टर के घर पर छोटे-छोटे बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही है। वे और कोई नहीं, बुआ ही है। इस समय तो मैं कुछ नहीं बोला और उन्होंने मुझे देखकर ना देखने का सा भाव दिखलाया, लेकिन उस कारण मैं वहां कुछ काल प्रकृत नहीं रह सका। लड़की ने मुझे नापसंद नहीं किया। जहां तक मैं ये बात जान सकता हूँ, मेरी उन्हें नापसंद करने का सवाल ही नहीं था। देखकर मैं उनके रूप गुण की समीक्षा में जा सका। उतनी सुध-बुध न रही। क्या वो मानव कन्या है? तो फिर किन्नर लोक की परी क्या होती है? राजनंदिनी, यही नाम था। को पहली ही निगाह देखकर मेरा निश्चय बन चुका था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मेरा वाक चातुर्य मेरा सोच साथ छोड़कर जाने कहाँ चला गया। मैं झेप कर रह गया, कुछ बोल न सका। अकृतार्थ पर अपने से उस समय मैं रुष्ट भी हुआ हूँगा। प्रतीत होता है कि शायद कुछ प्रकट भी हो गया था, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ, ये समझा गया है कि लड़की मुझे पूरी तरह पसंद नहीं। निश्चय है कि मैं इस भ्रम को यथाशीघ्र पूर्ण सफलता के साथ छिन-भिन ही कर दिया था। पर उस घर में मेरी अभ्यर्थता का आग्रह कुछ और बढ़ गया। सबको पहले ही मेरी खातिर मंजूर थी, लेकिन अब बात कुछ और थी। भावी सासू जी की बात तो बस पूछिए नहीं। हर वक्त मुझे घेरे रहती। बात-बात में मैंने उनसे कहा, बच्चे स्कूल में तो पढ़ने जाते हैं ना, या घर पर ही पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, स्कूल में तो जाते हैं, पर वहाँ कुछ पढ़ाई होती है?
यहाँ इतना उधम मचाते हैं कि राम राम। इससे तो मास्टरनी लगा ली। मास्टर आता है, 30 रुपए माहवार अलग से पढ़ाई पर खर्च करती हूँ, तभी तो मास्टरनी अच्छा पढ़ाती है। हाँ, भली औरत है, गरीब है, अच्छा बोलती बतलाती है और संतोषन भी है। बच्चे उनसे खुश हैं। हाँ, बच्चे उनसे बहुत खुश हैं। बच्चे तो बहुत ही खुश हैं। 2 महीने से लगी है, लेकिन हमें तो उसका बड़ा सहारा हो गया। यहाँ कहीं स्कूल में पढ़ाती भी होगी। हाँ, पढ़ाती है। हम क्या देते हैं? यही 8-10 देते हैं। कोई ठीक अभी तय भी नहीं। 8-10 में भला क्या होता है? चलो गरीब है, सहारा ही सही। उसे बुलवाऊं क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, बुलवाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, जब होता है मैं बुलवा लेती हूँ, वो आ भी जाती है। अकेली है ना, हमारा हाथ भी बटा देती है काम में, उसका भी मन बहल जाता है और हमें सहारा हो जाता है। अच्छी लड़की है, बात का बुरा भी नहीं मानती। मालूम होता है तुम्हारे घर से बहुत हिली है। हाँ हाँ, आती जाती रहती है। सासू माँ ने कहा इसी ब्याह में उसे बड़ा चाव है। गृहस्थी का सुख बेचारे के कपाल में ही नहीं था। तुम्हें देखने की उसे बड़ी लालसा थी। जाने आज चली क्यों गई, ठहरी क्यों नहीं? काम होगा, नहीं तो वो तुम्हें बहुत देखना चाहती थी। मुझको? हाँ, बड़ी का उससे बड़ा प्रेम हो गया है। बड़ी मतलब राजनंदिनी। हम सभी उसे चाहते हैं। लो, उसे बुलाती हूँ मिलना। मैंने शीघ्रता से कहा नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं सचमुच इन भावी सास से बात बढ़ाना नहीं चाहता था, पर वह तो एक बार शुरू करके बात का अंत ही न करती। फिर भी बोली मैं भी मैं भी उसे बटन के हाथ बुलाती हूँ। मैंने जोर से कहा नाहक किसी को क्या तकलीफ देना है, रहने दीजिए माँ जी। बोली तकलीफ? उसे कब कोई बुलाता होगा? मैंने अनायास कहा क्यों? बोली अकेली विधवा है, कहीं दूर की अपने को बतलाती है। उसका कौन घर कुटुंबी यहाँ बैठा है? उसी भाव से मैंने पूछा यहाँ कहीं पास ही रहती होंगी? कुल 3 मिनट का रास्ता है। जल्दी से पूछा खैर, कोई बुलाने की जरूरत नहीं, तो जाने दो। ठीक है, हैरान होगी बेचारी। अब तुम आराम करो। मैं आराम तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय मुझे छोड़कर चले जाने के लिए मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हुआ। उसी दिन शाम को मैं बुआ के यहाँ गया। स्कूल के पास ही छोटे क्वार्टर में रहती थी। मैं पहुंचा तब फ्रेम पर एक रुमाल काट रही थी। मुझे देखते ही कहा आओ, और पीड़ा छोड़कर मेरे बैठने को सामने सरका दिया। बैठा थोड़ी देर में उन्हें देखता रहा। कोई कुछ नहीं बोला। सफेद किनार की धोती, बाल ढीले जूड़े में बंधे, आंखों की स्निग्धता विशेषता से निगाह को आकृष्ट करती थी। देह इकहरी और वशीभूत, मानो अपने भाग्य से गहरा सौहार्द है। अनबन किसी प्रकार की नहीं। जो झेला सब पी गई, सबका रस बन गया है। खार कोई भी नहीं। मैं ही बोला मैं वहां गया था बुआ। धीमे से बोली मैं जानती थी कि तुम जाओगे। अस्पताल भी गया था मैं। तुमने मुझे नहीं लिखा। क्या लिखती? अच्छा, मुन्नी कहाँ है? मर गई। मर गई? कब मर गई? कैसे मर गई? बुआ 10 महीने की होकर मर गई। रोग से मरी, कुछ भूख से भी। मैं चुप पड़ गया। थोड़ी देर बाद कहा मिशन वाले उसे मांगते थे ना बुआ, दिया क्यों नहीं? वो चुप रही। अनंतर बोली गलती हुई, पर मां बनना ही गलती थी। मैं चुप, पर चुप भी न रहा गया। पूछा यहाँ कैसे आई बुआ? भटकते भटकते आ गई। सुनकर और न पूछा गया। बैठा रहा। पर तब भी मुझे ऐसा मालूम नहीं हुआ कि बुआ उस भटकने का अब भी अंत चाहती है। आगे भी तो भटकना ही है। सदा के लिए भाग्य में भटकना बदा है। मानो वो खूब जानती है और जानकर अशेष भाव से तृप्त काम होकर उसे ही अपना ले। वो चाहती है जैसे किसी और कृतार्थता नहीं, किसी और निगाह भी उठाकर तो नहीं देखती। मैंने कहा बुआ अब? बोले अब तो तेरी शादी है ना? हाँ, मेरी शादी है। क्या तुम जानती थी कि शादी मेरी ही है? नहीं, नहीं जानती थी। राजनंदिनी की शादी जानती थी, पर वही तेरी भी है। ये जानती तो क्या मैं यहाँ ठहरती? क्यों? ठहरती क्यों नहीं? मैं अपशकुन हूँ भाई। अशक अपशगुन। बनता काम बिगड़ जाता है। अब भी मैं सोच रही हूँ कि क्या चली न जाऊं। पर सुन, एक बात तुझसे पूछती हूँ। यहाँ कोई बेवकूफी मत करना। अब आ गया तो आ गया, फिर मेरे यहाँ मत आना। मेरे कुशलशील का कुछ पता है, इससे मेरे यहाँ आना जाना ठीक नहीं। और सुन, जैसे हो ये विवाह करना ठीक ही होगा। लड़की मेरी देखी भाली है, खूब सुंदर है, खूब शीलवती है। मैंने अचानक कहा तो तुम्हारी राय है रिश्ता कबूल कर लूं? जरूर कर लो। अच्छी बात है, कर लूंगा। लेकिन तब तक कुछ और सोचता था, अब विचार लिया है कि एक बार साफ साफ कह देना होगा कि तुम मेरी बुआ हो। उन्होंने एकाएक दोनों कानों को हाथ से ढांप कर कहा नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं।
मैंने कहा, मैं छल नहीं कर सकता। विवाह के मामले में छल कर ही नहीं सकता। जीवन भर का संबंध है बुआ। क्या उसे झूठ पर खड़ा करूं? बुआ ने कहा, झूठ तो भाई आज ये है कि मैं तेरी कोई भी हूँ। बता, मैं आज तेरी कोई क्या हूँ? कभी ये सत्य था कि मैं तेरी बुआ थी, पर उस बात को तो मैंने हाथों से अच्छी तरह तोड़ ताड़ कर धूल में पटक दिया। धूल से उठाकर उसके निर्जीव छूछे पिंजर को तू हठपूर्वक सामने लाकर सत्य करना चाहता है। ये झूठ है। मैं तो कहती हूँ प्रमोद, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़। जा, अब तू यहाँ मत ठहर। देर तक यहाँ रहेगा तो ठीक ना होगा। उस समय भीतर ही भीतर सचमुच मुझे भी ये मालूम हो रहा था कि यहाँ देर तक रहना ठीक ना होगा। लोग क्या समझेंगे? मैं आज इसी पर आश्चर्य क्या करता हूँ कि लोग क्या समझेंगे, इसका बोझ मैंने अपने ऊपर लेकर हम क्यों अपनी चालाकी सीधा नहीं रखते हैं? क्यों उसे तिरछा आड़ा बनाने की कोशिश करते हैं? हम क्यों अपनी चाल को सीधा नहीं रखते? क्यों उसे तिरछा आड़ा बनाने की कोशिश करते हैं? लोगों के अपने मुंह हैं, अपनी समझ के अनुसार वो कुछ बोलेंगे, क्यों ना कहेंगे कुछ? इसमें उनको क्यों बाबा, क्यों बांधा? उन पर किसी का आरोप क्या हो सकता है? फिर उस पर सबका बोझ अपने ऊपर स्वीकार कर अपने भीतर के सत्य को अस्वीकार करता है इंसान। ये उसकी कैसी भारी मूर्खता है। मुझे वहां 2 रोज हो गए। सबने देखा कि मास्टरनी से मेरा परिचय और बढ़ रहा है। मामूली तौर पर इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, बल्कि लोग मास्टरनी से इतने संतुष्ट थे कि मेरा उधर झुकना उन्हें अच्छा भी मालूम हुआ। वे दिन खुशी-खुशी में बीत गए। बुआ के बारे में भी मेरी चिंता एक तरह से कम हुई। 2-4 उनका हालचाल पूछने वाले हैं। रोटी की गुजर हो जाती है। चलो, इतनी भी खैर है। मुझसे लोग प्रसन्न मालूम थे। वहां बच्चों से मेरी खूब पट गई थी। साले-सालियां, नाते-नातियां नए नाते से मुझे पुकार रहे थे। राजनंदिनी 2-1 बार सामने पड़ी तो सिंदूरिया हो गई और आगे दूसरे पल वहां ठहर नहीं, भाग गई। टीका हुआ, रुपए नारियल मैंने भेंट में पाए, तब भी मेरा चित्त भीतर से कहीं संदिग्ध था। पूरी तरह खिल नहीं पा रहा था। कहीं भीतर इस बात में मैं दबाव में आ जाता था कि सच्चाई खोल नहीं रहा। दबाव इतना हो गया कि जब चलने का समय आया तो मैंने डॉक्टर साहब से मानो चुनौती के साथ कह दिया कि मास्टरनी मेरी बुआ है। उन्होंने इस बात को स्वाभाविक भाव से सुन लिया और कुतूहल से अधिक कोई और भाव प्रकट नहीं किया। मैंने उनको सारी बात कह सुनाई और कह दिया, अच्छी तरह सोच समझ लें। बुआ को मैं बुआ मानता हूँ और मानूंगा। डॉक्टर साहब मेरी ओर कुतूहल से देखते रहे। बोले, ठीक तो है, इसमें बुराई भी क्या है? इसमें मेरे लिए खास तौर से सोचने समझने की क्या बात है? आई हैव यू, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम माय साइड? मुझे सचमुच अपने मन के व्यर्थ द्वंद पर लज्जा आई। मैं खुशी-खुशी वहां से विदा हो गया। राजनंदिनी ने एक गुप्त भेंट और अन्य विश्वास से मुझे अनुग्रहित किया था। पर विधि की लीला, स्थिति में तनाव आया और मेरे झुकने पर भी वो न संभली। रिश्ता टूट गया। सास राजनंदिनी की माता दृढ़ता से उसके प्रतिकूल थी और बिरादरी को भी उसमें आपत्ति थी। डॉक्टर साहब को उसके टूटने की बहुत ग्लानि थी। उनसे मेरे अंत तक संबंध बने रहे और वो मुझे पत्रों में सदा अपना पुत्र ही लिखते रहे। नंदिनी के दूसरे विवाह पर उन्होंने बहुत असंतोष भी प्रकट किया और कदाचित उसका कुछ दुष्परिणाम भी सामने आया। खैर, वो जो ना हो, वो जो हो, न बिरादरी से न अपने मारिया से कुछ उनकी पार बस आई। सो तो हुआ, लेकिन फिर बुआ को भी उस नौकरी पर नहीं रहने दिया गया। ट्यूशन तो छूट ही गई। इस खबर को सुनकर एकाएक मैं चिंता में पड़ गया। चिट्ठी दी, तार दिया, पर जाने का सुविधा न पा सका। जाने में चिट्ठी तार किस कुएं में गए, ये अवश्य पता लगा कि बुआ वो घर, वो जगह छोड़ गई है। कहाँ गई है, किसी को नहीं पता। राम जाने। इस दुनिया में क्या जगह है उनकी? कहाँ जाएंगी? कोई ऐसी जगह नहीं। इसलिए आज तो सब जगह उनकी अपनी जगह है। शायद सब जगह एक ही है। बहुत हो गया, अब समाप्त करूं। जिंदगी कहानी है और बुआ की कहानी में भी अब सार नहीं बचा। घटनाएं होती हैं, होकर चली जाती हैं। हम जीते हैं और जीते जी एक रोज मर जाते हैं। जीना किस हौसले से आरंभ करते हैं, पर उस जीवन के उस किनारे आते आते कैसी उकताहट में जी भर जाता है। मैं इस लीला पर सोचता रह जाता हूँ। कुछ पार नहीं मिलता, कुछ भेद नहीं पाता। समंदर है अपनी नन्ही नन्ही कागज की डोंगी लिए, हम भी उसी किनारे किनारे खेलने के लिए आ उतरे हैं। आगे था नहीं। हिम्मत वाले आगे भी बढ़ते हैं। कुछ डूबते हैं, कुछ तैर जाते हैं, पर अधिकतर तो किनारे पर सांस लेने भर जगह के लिए छीन झपट और हाय हाय मचाने में लगी है। नहीं तो वे और क्या करें और कैसे करें? उस सागर की लहरों का अंत कहाँ, कूल कहाँ, पार कहाँ?
कहीं तो किनारा नहीं मिलता। उह, उधर हम ना बढ़े न बढ़े, वहां था नहीं। जल अगम है, सुनने बोलने को वहां कौन है? जो है अपने पराए सब आसपास तक है। वहां तो सन्नाटा ही सनसनाता है। न उधर बढ़ेंगे न बढ़ेंगे, किनारे पर ही रहे। जहां पैर धरती से छू जाते हैं वहीं तक रहें। जहां हमारा लंगर धरती को पकड़ ले और हम ठहर सकें, बस वहीं तक रहें। बुआ दो हाथ बढ़ाकर क्यों अगम जल में जा उतरी? वहां पैर टेकने की पास धरती न थी। किस साहस वह ऐसा कर सकी? मैंने किनारे खड़े खड़े पुकार कर कहा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं तुम्हारा प्रमोद हूँ। वही हूँ जिसे तुम प्यार करती थी बुआ। यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हें हम सब मिलेंगे। मजबूत धरती है, यहाँ कोई कठिनाई नहीं। बुआ डूब उतरा रही थी। तैरने का कब अभ्यास किया था उसने? किस तैराक की छाती है कि आगे बढ़े? दम वहां फूल आता है, लेकिन बुआ ने कहा, नहीं, तुम मेरे वही प्रमोद हो। क्या मैं भूली हूँ? लेकिन किनारा छूटा सो छूटा। मैं यहाँ थक कर डूब भी गई तो क्या बुराई है? आखिर क्या इस समंदर के पेट में हम सबकी जगह नहीं? प्रमोद, मेरा प्रेम लो, पर तुम जानते नहीं हो, जहाँ पैर नहीं टिकता तैरा वहीं जाता है। बिना तैरे में नहीं रह सकती। क्या एक बार अथाह में आकर फिर लौटूं? नहीं, ऐसी अभागिनी में नहीं बनूंगी। मैंने रस्सी फेंकी, उन्होंने नहीं पकड़ा और हंस दिया। प्रमोद, मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ कि सागर में भी तुम मेरे साथ हो। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे प्रेम नहीं करती बुआ? उन्होंने डूबते उत्तरा से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। इसी से तो अपने पास नहीं बुला सकती। आ सकती तो, पर आ तो सकती ही नहीं। देखो ना, समंदर कितना बड़ा है। इस जीवन समंदर को पार करना है। मैंने रोब में कहा, जाओ, अब मैं तुम्हें ना देखूंगा। नहीं देखना चाहिए। ज्यादा देखने से किनारे के पैर भी उखड़ जाते हैं। मैंने चीख कर कहा, जाओ, डूब जाओ, मरो। उन्होंने हंस कर कहा, मेरा डूबना मरना भी इतना आसान नहीं रे। अभी जाने कितने और थपेड़े खाने हैं, लेकिन उन थपेड़ों से दूर हो, मुझे यही खुशी है। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसी से कहती हूँ। अंतिम बार जब मैं उनसे मिला था, तब मैं वकील था, पर उनकी हालत दर्दनाक थी। वो बीमार थी और एक कोठरी में पड़ी थी। औषधि और पथ्य की व्यवस्था न थी। आसपास के कुछ लोगों की सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी, पर ये लोग उस वर्ग के थे जिनकी सहानुभूति कीमत पैसे के तल पर नहीं के बराबर हो जाती है। इस बार का आश्चर्य ये था कि उन्होंने मुझे स्वयं पत्र लिखा था। मेरी माँ का देहांत हो चुका था, इसकी खबर उन्हें देर से लगी, पर लगते ही वह पत्र उन्होंने मुझे लिखा। उस पत्र को कितनी बार मैंने नहीं पढ़ा। पढ़ता हूँ और पढ़कर रह जाता हूँ। सोचता हूँ पर नहीं, कुछ नहीं सोचता। सब जाने दो। बुआ ने लिखा था, प्रमोद, माता सौभाग्य होती है। मैं तो जन्म की वंचिता रही, पर उन स्वर्गवासी आत्मा की सेवा में मैं नहीं कर सकी। इसकी मुझे ग्लानि है। मेरे मन में एक साथ थी कि एक बार उनके जीते जी उनकी क्षमा पाऊंगी। वो होने को न था। खैर, अपने भाग्य का दोष खुद को ही दे सकती हूँ। तुम नाराज तो होगे प्रमोद, इसलिए मैंने अपने ऊपर इसलिए पत्र के ऊपर मैंने अपना पता भी नहीं लिखा। जानती हूँ, मेरी पहली जगह भी तुमने खोज खबर की होगी। लेकिन उन बातों को छोड़ो। जीवन एक परीक्षा है। कम से कम मैंने तो यही देखा। तुम आओगे तो आ जाना, लेकिन मुझसे किसी बात की उम्मीद न करना। जिन लोगों के बीच फंसी हूँ, वो समाज की झूठन है। और झूठन कौन जानता है कि वो झूठन होने के लायक भी है कि नहीं। लेकिन आखिर तो इंसान है, और ये बात जबकि मैं उनके बीच आ पड़ी हूँ साफ देखती हूँ। मैं किसी भी और बात पर जिंदा रहना नहीं चाहती। उनकी बुझती और जगती इंसानियत के भरोसे ही रहना चाहती हूँ। दर दर भटकी हूँ, और मैंने सीखा कि इन दुर्जन लोगों की सद्भावना के सिवा मेरी और कोई पूंजी नहीं हो सकती। किसी और बात के लिए जीने की अब मुझ में साध भी नहीं। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जिन लोगों में, जिन्हें दुर्जन कहा जाता है, कई तह पार कर भी वो तह रहती है कि उसको छू सको तो दूध सी श्वेत सद्भावना का सोता ही फूट निकलता है। इसी से अब मेरी प्रतीति उनके लिए उतनी कठिन नहीं। सबके अभ्यंतर में परमात्मा है। वो सर्वव्यापी है। इसी से लिए मैं अभी यहाँ से टूटकर उखड़ना नहीं चाहती। क्यों चाहूं? यहाँ का लाभ तुम पूछोगे, बहुत लाभ है। किसी को कहने का लोभ नहीं। मैं सच्चरित्र हूँ। यहाँ सचरित्रता के अर्थ में मानव का मूल्य नहीं जाना जाता। दुर्जनता ही मानव कीमती है। उसी हिसाब से मानव की घट बढ़
कीमत है। मैं मानती हूँ कि यहाँ रोग है, भयानक जड़ता है, किंतु यही लाभदायक भी है। इसी जगह आकर संभव है कि अपने को इस जगह आकर ये असंभव है कि कोई अपने आप को सच्चरित्र दिखाए। दिखाना चाहे या दिखा सके, कोई मोल नहीं उसका, सब उपेक्षित है। अगर कहीं भीतर, बहुत भीतर, मजाक में छिपा पशुता का कीड़ा है, तो यहाँ ऊपर आ ही रहेगा। छल असंभव है, जो छल की सभ्य समाज में जरूरी ही है। यहाँ तहजीब की मांग नहीं, सभ्यता की आशा नहीं। बेहयाई जितनी उघड़ी सामने आवे, यहाँ उतनी ही रसीली बनती है। बर्बरता को लाज का आवरण नहीं चाहिए। मनुष्य यहाँ खुलकर पशु हो सकता है। जो नहीं हो सकता, उसकी मनुष्यता में बट्टा समझा जाता है। इसलिए सच्चरित्र दिखने वाला यहाँ नहीं टिक सकता। उसे मज्जा तक सच्चा होना होगा, तभी खैरियत है। जो बाहर हो, वही भीतर। भीतर पशु इस जलवायु में आकर बाहर की मनुष्यता एक क्षण नहीं ठहरेगी। यहाँ खरा कंचन ही टिक सकता है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं कि वो कहे कि मैं पीतल हूँ। यहाँ कंचन की मांग भी नहीं है, पीतल से घबराहट भी नहीं है। शेष भाग अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी का आनंद ले रहे होंगे। तो आपके मन में इस कहानी को सुनकर, पढ़कर, सुनकर कैसा महसूस हो रहा है? आप अपने विचार मेरे साथ अवश्य साझा करें। आपके विचारों के इंतजार में आपकी दोस्त। टेक केयर। बाय बाय।